गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है बस की यात्रा। ये हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित एक व्यंग्य है। सबसे पहले लेखक परिचय देखें बेटा। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी स्नातक की शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। फिर नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। तत्पश्चात अनेक वर्षों तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। बाल्यकाल से ही इन्होंने लेखन में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। अध्यापन के साथ साहित्य सर्जन भी करते रहे। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका के संपादन और प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया, परंतु पैसे की कमी के चलते यह बंद करना पड़ा। इनके निबंध व्यंग्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे। इन्होंने नियमित रूप से धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए अपनी रचनाएं लिखी। हिंदी के इस यशस्वी व्यंग्यकार का निधन 10 अगस्त 1955 को हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं भोलाराम का जीव और अंत में, पगडंडियों का जमाना, तट की खोज, शिकायत मुझे भी है, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी जैसे उनके दिन फिरे इत्यादि। पाठ के बारे में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, बस की यात्रा, उसके बारे में क्या कहा है। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक कहानी है। लेखक द्वारा मित्रों के साथ की गई बस यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें लेखक ने यह बताना चाहा कि किस प्रकार पुरानी और खराब हालत की बसें सड़कों पर चलती है। उनके मालिक केवल धन कमाना चाहते हैं। यात्रियों के जान माल की रक्षा को लेकर उन्हें कोई चिंता फिक्र नहीं है। अब पाठ शुरू होता है, ध्यान दें। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना ने इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखना तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी बहुत ज्यादा बुजुर्ग थी, यानी का मतलब जर्जर अवस्था में थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफर नहीं करना चाहते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वो बोले, चलती क्यों नहीं है, अभी चलेंगे। हमने कहा, वहां तो हम देखना चाहते थे। हमने अपने आप चलती है यह? हाँ जी, वह कैसे चलेगी? आगे देखें आप। खराब गजब हो गया, ऐसी बस आप अपने आप चलती। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब हम आगे पीछे होने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभव है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चले। हम बैठ गए। जो छोड़ने गए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो
लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कहने का मतलब लेखक और उसके पांचों मित्रों को जो छोड़ने आया, उन्हें ये पता था, ये एहसास था कि ये बस बहुत ही पुरानी है, ये कभी भी दगा दे सकती है, ये किसी भी यात्री की जान ले सकती है। इसलिए उनकी आंखें कह रही थी कि इस संसार में लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। आगे इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, क्योंकि बस पुरानी थी, खटारा थी, तो हर चीज उसकी बिगड़ी हुई। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीटों का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगा सीट बॉडी को छोड़कर आगे चली जाएगी, कभी लगा कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे चली जाएगी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता कि सीट पर हम हैं या सीट हम पर बैठी हुई है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हुआ। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती। इस तरीके की बस है ये। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं रहा। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता इससे बस टकरा नहीं जाए। वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार रहता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता न लगा जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात। ये कभी कभार ऐसा हो जाता है। मशीनरी ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्षीण चांदनी के वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय लग रही। लगा जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लटक कर हम चले आ गए। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और भी कम हो गई। बस बहुत ही पुरानी, जर्जर और वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रह रही। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक दुनिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गए। अब टायर नहीं चली। वो बहुत जोर हिलकर थम गई।
बहुत जोर से हिलकर रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वो टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम मर जाते तो देवता बाएं पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने यह एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं। ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए, क्योंकि बस का हिस्सेदार उस बस में यात्रा कर रहा था और बस का गुणगान कर रहा था। आगे क्या होता है? दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। हम अपने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुके थे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी हमने। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बस यही इस कहानी का अंत है कि बस की यात्रा करनी है तो ऐसी लग्जरी डीलक्स बस में करें कि हमें तनिक भी भान नहीं हो कि हम बस में बैठे हैं या कहीं हो। ऐसा लगे कि हम घर में एसी में बैठे। ये बस बड़ी ही जर्जर और पुरानी थी। इस कारण से लेखक को ऐसा लगा कि वास्तव में या तो बस हमारी यात्रा कर रही है या हम बस की यात्रा कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इसके प्रश्न उत्तर पीडीएफ के द्वारा आप तक पहुंचाई दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, आप अच्छे से याद करें। ठीक है, गुड डे, थैंक यू।